यार कभी सोचा है जब हम सोते हैं तो कितने हेल्पलेस होते हैं। मतलब सीरियसली आंखें बंद होती है और दुनिया से पूरा कट ऑफ होता है। कोई आइडिया नहीं रहता कि आसपास में क्या चल रहा है। हम बस इस भरोसे से सो जाते हैं कि कल सुबह उठ जाएंगे। पर व्हाट इफ कल सुबह हो ही ना। 1989 कलकत्ता, एक शहर जहाँ लाखों लोगों के लिए एक डर व्हाट इफ नहीं था, ये उनकी रियलिटी थी। आज की स्टोरी एक ऐसे किलर के ऊपर है जिसके पास कोई फैंसी चाकू या गन नहीं थी। उसका वेपन एक सिंपल पत्थर था। हाँ, एक पत्थर। और उस एक पत्थर से उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है द स्टोन मैन ऑफ कलकत्ता की। तो सीन है 1989 का। जगह है कलकत्ता, आज का कोलकाता। और गर्मी ऐसी पड़ रही थी, ऐसे जैसे बंदा पिघल जाए। उस टाइम ना कलकत्ता में लाखों लोग थे जिनके पास एक प्रॉपर घर नहीं था। बाहर से आए हुए लोग थे, यूपी से, बिहार से, उड़ीसा से, काम की तलाश में। कूली थे, काम वाले थे, ठेले वाले थे। ये लोग दिन भर काम करते और रात को गर्मी से बचने के लिए फुटपाथ पे ही सो जाते थे। ये लोग आम भीड़ में आम लोग थे, मतलब इनविजिबल। कोई नोटिस नहीं करता था इनको। और बस यही चीज़ एक किलर के लिए परफेक्ट हंटिंग ग्राउंड बन गई। तो 4 जून 1989 सुबह सुबह पुलिस को एक कॉल आता है। बीबीडी बाग के एरिया में एक बॉडी मिली है। नॉर्मल सी चीज़ थी उस टाइम के लिए, पर ये केस अजीब था। तो पहला विक्टिम, गेट दिस, एक प्रेग्नेंट औरत थी। नाम था आलिया बीबी। बेचारी फुटपाथ पे सो रही थी और बस 30 साल की थी। बॉडी पे और कुछ चोट नहीं थी, बस एक, उसका सर पूरी तरह से कुचला हुआ, जैसे किसी ने बहुत भारी चीज़ सीधा उसके सर पर मारी हो। और वो चीज़ वही पास में पड़ी थी, एक पत्थर। छोटा मोटा नहीं, 9 किलो का पत्थर। कोई रॉबरी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई मोटिव नहीं, बस एक बॉडी और एक पत्थर। पुलिस के लिए एक रैंडम केस था। और सबसे क्रेजी बात पता है क्या? ये सीन पुलिस स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में था। और वो पुलिस स्टेशन था लाल बाजार के एरिया में। मतलब किलर का कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हो। इसके बाद सब शांत हो गया। ऑलमोस्ट 1.5 महीना, 1.5 मंथ। फिर आई 19 जुलाई की रात। और इस बार एक नहीं, 2 बॉडीज मिली। सेम स्टोरी, फुटपाथ पे सो रहे थे वो लोग और सेम तरह से मारा गया था उनको, सर पे पत्थर। अब पुलिस को समझ आया कि ये कोई रैंडम इंसिडेंट नहीं था, ये एक पैटर्न था, एक सिग्नेचर मूव। एक सीरियल किलर शायद शहर में घूम रहा था। और फिर लाइन लग गई, एक के बाद एक के बाद एक 13 मर्डर्स हुए। सेम टारगेट, अकेले बेघर लोग, सेम मेथड, रात में एक भारी पत्थर सीधा सर पे। जैसे ही ये न्यूज़पेपर्स में आई, पूरे शहर में डर फैल गया, फुटपाथ से लोगों के घर तक। और इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ने इस किलर को एक नाम दिया, द स्टोन मैन। सोचो, जब तक नाम नहीं था वो बस एक किलर था, पर स्टोन मैन नाम देते ही वो एक भूत बन गया, एक हवा। लोग रात को बाहर निकलने से डरने लगे। पूरा शहर आतंक में आ गया। पुलिस फुल प्रेशर में थी। रात की पेट्रोलिंग बढ़ा दी, हर जगह पुलिस खड़ी कर दी। पर पकड़े किसको? किलर जैसे हवा में था। मतलब सीरियसली पुलिस के पास था क्या? कोई विटनेस नहीं, हमेशा अकेले सोते हुए लोगों को मारता था अंधेरे में। कोई मोटिव नहीं, उन बेचारे लोगों से क्या ही कोई लेगा। कोई वेपन नहीं, हर बार नया पत्थर यूज़ करता था वहीं आसपास पड़ा हुआ। बस एक गेस मारा पुलिस ने कि पत्थर इतना भारी है तो किलर कोई तगड़ा वगड़ा इंसान ही होगा। पर ये एक हवा में मारा हुआ तीर था। जब कुछ समझ नहीं आया तो पुलिस ने वही किया जो हमेशा होता है, रैंडम लोगों को उठाना शुरू कर दिया। जो भी सस्पिशियस लगा, कोई अजीब सा दिख रहा था, कोई मेंटल टाइप, सबको उठा लिया। और होल्ड ऑन, यहाँ एक ट्विस्ट है।
जैसे ही पुलिस ने इन सब लोगों को अंदर करना शुरू किया, किलिंग्स बंद हो गई एकदम से, फुल स्टॉप। पुलिस को लगा कि उनको किलर मिल चुका है। प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास जितने भी लोग थे उनके अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं था। तो उन्हें अनफॉर्चुनेटली एक एक करके सबको छोड़ना पड़ा। अब पुलिस के दिमाग में एक क्वेश्चन आया, क्या उन्होंने जो असली किलर था उसको पकड़ के रिलीज कर दिया वापस, या किलर जो था वो इतना होशियार था कि पुलिस को देखते हुए कि उन्होंने अरेस्ट करना शुरू किया है तो वो शांत हो गया और वो छुप गया। मे बी, वी डोंट नो। तो 6 महीने, 13 बॉडीज और फिर सब शांत। स्टोनमैन जैसे ही आया था वैसे ही गायब हो गया। सालों तक केस ठंडा पड़ा रहा। फिर पुलिस ने फाइल्स खोली और कुछ ऐसा मिला जिससे सबके होश उड़ गए। हो सकता है स्टोनमैन जो था वो कलकत्ता का था ही नहीं। गेट दिस, कलकत्ता से पहले 1985 से 1988 तक बॉम्बे में सब सब सेम टू सेम ऐसे ही 12 मर्डर्स हुए थे, सियोन और किंग सर्कल एरिया में। विक्टिम सेम, बेघर लोग, वेपन वही भारी पत्थर, मेथड सेम, सर पर वार। और टाइमलाइन चेक करो, बॉम्बे में किलिंग्स 1988 में बंद होते हैं और ठीक 1 साल बाद कलकत्ता में शुरू हो जाते हैं। कोइंसिडेंस? आई डोंट थिंक सो। ये सबसे स्कैरी थियरी है कि स्टोनमैन एक शहर से दूसरे शहर घूम रहा था। अब जहाँ सच नहीं मिलता वहाँ पे कॉन्स्पिरेसी थियरीज बनती ही है, और स्टोनमैन के केस में यही कॉन्स्पिरेसी थियरीज बनी हैं। जैसे कि एक थियरी ये भी है कि ये कोई आदमी का काम नहीं था, ये एक ग्रुप था, एक कल्ट टाइप जो ऐसे लोगों को टारगेट करता था। और दूसरी थियरी ये भी है जो इंस्पायर्ड 2009 के द स्टोनमैन मर्डर्स से। मतलब ये वो लोग ऐसा बोलते थे कि ये एक रिचुअल हो सकता है ह्यूमन सैक्रिफाइस के नाम पे। या फिर सिंपल थियरी, स्टोनमैन जो कलकत्ता में था वो एक कॉपी कैट था। किसका? जो मुंबई में जो किलर था उसका ये कॉपी कैट था। उसे सोचा होगा कि ये कूल है, मैं भी करता हूँ, और ऐसा हो सकता है। पर एंड में ये सब बस थियरीज है। सच तो ये है कि 13 लोग को मारने के बाद स्टोनमैन बस गायब हो गया। ना कोई क्लू, ना कोई विटनेस, कुछ नहीं। ये केस आज भी इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट अनसॉल्व मिस्ट्रीज में से है। सोचो यार, वो कौन था? कोई भी हो सकता है। हो सकता है वो अभी भी आज भी जिंदा हो, कोई अंकल जो तुम्हारे पास से निकल रहा है, और मे बी वो ये वीडियो भी देख रहा है। और इस स्टोरी का सबसे स्कैरी पार्ट ये है कि इसका कोई एंड नहीं है। ये मॉन्स्टर कभी पकड़ा नहीं गया, वो जीत गया, ही एस्केप्ड। स्टोरमैन कौन था ये शायद हम कभी ना जान पाए। पर आपको क्या लगता है? व्हाट इज़ योर थियरी? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताओ। अगली स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।